ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। ये एक आम दिन है जहां पर हम देखते हैं स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को जो कि एक अनजान आइलैंड पर रुककर मजे काट रहे हैं। लूफी एक चट्टान के ऊपर बैठा है और अपने खिलौने के साथ खेल रहा है। बगल में नामी धूप सेक रही है। तभी उसके पास सांजी आता है और कहता है, नामी सान, क्या मैं आपकी पीठ की मालिश कर सकता हूँ? नामी कहती है कि हाँ, पर अगर वो हाथ जरा सा भी फिसला तो वो हाथ काट दिया जाएगा। क्या कर रहा है? अबे बहनचोद, ये गलत है मादरचोद। बगल में हम देखते हैं जोरो को जो कि और भी बेहतर बनने की कोशिश में ट्रेनिंग कर रहा है। तभी अचानक से लूफी को कुछ दिखता है और वो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि हमारी गोइंग मैरी दूर से भी कितनी अच्छी लगती है। उसे अब कहता है कि लूफी, तुम ये क्या कह रहे हो? तभी वो देखता है कि गोइंग मैरी उनसे दूर जा रही है और वो चिल्लाता है। सारे लोगों की नजर गोइंग मैरी पे पड़ती है और वो लूफी पर चिल्लाते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें दिखता नहीं है? गोइंग मैरी चोरी हो रही है। लूफी कहता है, क्या क्या चोरी? रुको अभी बताता हूँ। वो अपना हाथ लंबा करता है और गोइंग मैरी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस वो अपनी लिमिट पर है और उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाता और गोइंग मैरी दूर जाते जाते आखिर में दिखना बंद हो जाती है और इस तरह स्ट्रॉ हेड पायरेट्स की टोली अपनी शिप को खो देती है। एक हफ्ता बीत जाता है और हम देखते हैं स्ट्रॉ हेड पायरेट्स की टोली को एक भाड़े की बोट और भाड़े के कपड़ों में, जो कि समुद्र में भटक रहे हैं अपनी बोट की तलाश में। तभी नामी कहती है, क्या तुम्हें भाड़े के कपड़े इससे अच्छे नहीं मिले? सांजी कहता है कि यही कपड़े उस टाइम अवेलेबल थे तो यही लेने पड़े। नामी कहती है कि हाँ, ये सब बकवास है। आखिरकार मेरे पास शादी का जोड़ा क्यों है और तुम्हारे पास शादी का सूट क्यों है और इतना एक्यूरेट और फिटिंग के क्यों है? सांजी कहता है कि ये बस एक इत्तेफाक है। उसॉप कहता है कि नामी, तुम अभी तक नहीं समझी, ये सांजी बहुत ही कमीना है। तभी लूफी को एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है बीच समुद्र में से। वो सब देखते हैं कि एक बच्चा पानी में डूब रहा है। सांजी उसे बचाने के लिए कूदता है और उसके पास जाता है और कहता है कि डरो मत। तभी वो बच्चा हंसने लगता है और चिल्लाता है कि खींच दो। सांजी बोलता है, क्या क्या खींच दो? तभी ऊपर से एक जाल आता है और वो सारे लोग जाल में फंस जाते हैं और वो जाल उन्हें ऊपर ले जाता है और पत्थरों के पीछे से छुपी हुई एक बोट बाहर आती है और उसमें होता है ये आदमी। और वो बच्चा जो कि डूबने का नाटक कर रहा था, वो उस बोट पर चढ़ जाता है और कहता है कि देखो भाई, मैंने इन फटीचरों को पकड़ लिया। सारे लोग चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम फटीचर किसे बोल रहे हो? लूफी कहता है कि हाँ, माना कि मेरा क्रू फटीचरों जैसा दिखता है, लेकिन ये फटीचर है नहीं। तभी वो बड़ा आदमी उन फटीचरों मतलब स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को खोलता है और वो सारे लोग बोट पर गिरते हैं और वो कहता है कि फटीचर तुम लोग हो। आखिर समुद्र में बिना सोने के कौन घूमता है? तुम्हारे पास तो एक ढंग की बोट ही नहीं है। वो छोटे बच्चे से बोलता है कि इन्हें पकड़ने की क्या जरूरत थी। सांजी कहता है कि आखिर तुम लोग हो कौन? देखने से तो तुम भी अजीब लगते हो। तभी वो दोनों लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं हवा में बेमतलब की एक छलांग लगाकर। वो बड़ा आदमी कहता है कि मेरा नाम है बोरोड और इसका नाम है अकीस और हम दोनों हैं द थीव ब्रदर्स, यानी कि चोरी करने वाले भाई। लूफी कहता है कि हाँ, इन लोगों ने नाम सोचने में जरा भी मेहनत नहीं करी है। तभी वो लोग जिस खजाने पे खड़े होते हैं उनका सारा खजाना गिर जाता है। नामी कहती है कि इसके अंदर तो पत्थर भरा है, यानी कि ये लोग भी ऐसे ही टाइम पास हैं, इन लोगों ने अब तक कुछ चोरी वोरी नहीं करी है। बोरोड कहता है कि हम चुराने वाले हैं वो क्लॉकवर्क आइलैंड की सबसे मशहूर फेमस हीरे वाली घड़ी। घड़ी का नाम सुनकर नामी की आंखों में चमक आ जाती है और वो कहती है, क्या सच में वो क्लॉकवर्क आइलैंड की मशहूर घड़ी? सांजी कहता है कि घड़ी, ये क्या चक्कर है? तब नामी उसे बताती है कि इस दुनिया में सबसे कीमती अगर कोई घड़ी है तो वो क्लॉकवर्क आइलैंड पर है, पूरी डायमंड से बनी हुई। सांजी कहता है, तो फिर तो नामी जी ये आपके लिए ही बनी है। तभी पीछे से लूफी आता है और कहता है कि अगर तुम वो घड़ी चुराने वाले हो तो फिर तो तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। बोरोड कहता है कि क्या मतलब? लूफी कहता है कि मैं पायरेट किंग। बोरोड कहता है, क्या तुम पायरेट किंग हो? लूफी कहता है कि नहीं नहीं, मैं वो बनने वाला हूं। तब बोरोड कहता है, इस बोट से? लूफी कहता है कि नहीं, ये हमारी असली बोट नहीं है, हमारी बोट चोरी हो गई है। बोट चोरी हो गई है? क्या वो एक हफ्ते पहले चोरी हुई थी? लूफी कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? बोरोड कहता है, पक्का फिर तो वो कार्ड पायरेट्स का काम है। लूफी कहता है, कार्ड पायरेट्स? अब ये क्या है? बोरोड उन्हें कार्ड पायरेट्स के बाउंटी पोस्टर्स दिखाता है और कहता है कि इन लोगों को एक हफ्ते पहले एक बोट मिली है, पक्का वो तुम्हारी बोट है। लूफी कहता है
लोग तो देखने में मस्त लग रहे हैं। बोरोड कहता है, क्या मस्त लग रहे हैं? अबे तुम्हें तो उन्हें मारना चाहिए, उन लोगों ने तुम्हारी बोट चुराई है। तभी अचानक से अकीस बोलता है कि बड़े भाई वो लोग आ गए हैं। उसॉप कहता है कि ये लोग कौन हैं, इतने सारे? अकीस बोलता है कि यही तो हैं, कार्ड पायरेट्स, और ये तो कुछ भी नहीं है, इनका पूरा खानदान है, इससे भी ज्यादा हैं ये लोग। सांजी कहता है कि ये जो भी हैं बड़े ही मस्त हैं, क्योंकि ऊपर एक सुंदर कन्या होती है जो कि नहा रही होती है। और वो सांजी को देखती है, और तभी उस सुंदर कन्या के आगे एक कैनन बोल्ट जैसा दिखने वाला आदमी आता है। और अब इसका कोई नाम वाम नहीं है, क्योंकि इसका नाम पूरी मूवी में नहीं बताया, तो मैं बता के क्या कर लूँगा, तो इसे हम कैनन बोल्ट ही बुलाएंगे। और वो कहता है कि चलो मैं तुमसे एक पहेली पूछता हूँ, बताओ कि पायरेट किंग कौन बनने वाला है। अब पायरेट किंग के लिए ज़्यादा उम्मीदवार ना होने के कारण वहाँ पर मौजूद अपने आप को जो पायरेट किंग मानता है, यानी कि लूफी, वो चिल्लाकर बोलता है कि पायरेट किंग तो मैं ही बनने वाला हूँ मोटे भाई, लेकिन आप ये पूछ क्यों रहे हो? जोरो कहता है कि इन लोगों से पहले मैं मिल चुका हूँ, ये लोग कुछ ज़्यादा खास नहीं है। सांजी कहता है कि हाँ, इनकी पहेली से ही मैं समझ गया था। अब लूफी के दिए हुए जवाब की आदत कार्ड पायरेट्स को नहीं है, और वो जैसे ही जवाब सुनते हैं वो एकदम थम जाते हैं। फिर वो सुंदर कन्या कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने आसान सवाल का भी गलत जवाब दोगे। पहेली का तुमने गलत जवाब दिया, अब सज़ा तो मिलेगी। चलो सब लोग इन्हें बता दो कि पायरेट किंग कौन बनने वाला है। हमारे कैप्टन बियर किंग। वहाँ पर मौजूद कार्ड पायरेट की सारी आर्मी स्ट्रॉ हैट की टोली पर अटैक करने वाली होती है, और ये देखकर सारे स्ट्रॉ हैट वाले कहते हैं कि ये लोग बड़े ही अजीब हैं। जोरो कहता है कि मेरे पास तो मेरी तलवार भी नहीं है, ये भाड़े के कपड़ों के साथ एक लकड़ी की तलवार मिली है, लगता है उससे ही लड़ना पड़ेगा। ठीक है नामी, तो मेरी टोपी का ध्यान रखो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर लूफी, सांजी और जोरो लड़ाई करने कूद जाते हैं और आराम से उनकी आर्मी को हराने लगते हैं। और ये देखकर वो ऊपर बैठी सुंदर कन्या कहती है कि ये लोग उम्मीद से ज़्यादा ताकतवर हैं, तो कैनन बोल्ट, इन्हें अपना कमाल दिखाओ। और वो मोटा कैनन बोल्ट असली का कैनन बोल्ट बन जाता है और एक कांटे वाली बॉल की फॉर्म लेकर लूफी की टीम पर अटैक करता है, जो कि सच में खतरनाक है, और एक ही बार में बोरोड और अकीस की बोट का सत्यानाश कर देता है। अब इस खतरनाक अटैक को देखकर उसॉप कहता है कि तुमने अपना कमाल दिखा लिया, अब मैं अपना स्पेशल मूव करता हूँ। और फिर उसॉप अपना स्पेशल मूव करता है, वहां से भागकर। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। सब लोग देखते हैं कि ये बोट अचानक से वहां से गायब कैसे हो गई। उसॉप इतनी तेज बोट को चलाता है कि बोट हवा में जंप करने लगती है, और बोट पर मौजूद सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। और तभी अकीस का एक बक्सा पानी में गिर जाता है, और वो बोट को रोकने के लिए बोलता है, और फिर बोट रुकती है, और अकीस का बड़ा भाई बोरोड उस बक्से को लेकर आता है। और सारे लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जान से भी ज्यादा कीमती क्या वो बक्सा है, क्योंकि वो लोग उनके पीछे पड़े हैं। बोरोड को बक्सा तो मिल जाता है, लेकिन तभी वो कैनन बोल्ट पर सवार वो महिला पानी में भी आ जाती है, और आते ही उनकी बोट पर बमबारी कर देती है, जिससे उनकी बोट फट जाती है, और सब लोग जैसे तैसे बचते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि नामी गायब है। नामी को सुंदर कन्या ने उठा लिया है। सांजी बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो? तभी वो मोटा कैनन बोल्ट बोलता है कि इसे हम हमारे बियर किंग कैप्टन को सौंपेंगे, और वो इस लड़की से शादी करेंगे। ये सुनकर सांजी गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाता है। तभी अचानक से वो मोटा कैनन बोल्ट सांजी और सब लोगों पे बम फेंक देता है, और वो जैसे ही फटता है सब लोग पानी के अंदर चले जाते हैं। अब लूफी पानी के अंदर जाने के बाद एकदम सुन पड़ जाता है। फिर सांजी उसे पानी से बाहर लेकर आता है, और जब सब पानी से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो लोग जा चुके हैं, और नामी भी। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि सारे लोग उस टूटी हुई नाव पर सवार हैं, और बोरोड हवा का इस्तेमाल करके उनको कहीं पर ले जा रहा है। जोरो कहता है, क्या सचमुच ये आदमी हमें क्लॉकवर्क आइलैंड तक ले जाएगा, वो भी इस तरीके से? तब अकीस बताता है कि उसके बड़े भाई को हवा की काफ़ी नॉलेज है, और वो ऐसे रास्ता बता सकता है। लूफी कहता है कि आखिर हम क्लॉकवर्क आइलैंड जा क्यों रहे हैं? तब उसॉप उसे बताता है कि 1 घंटे से हम तुम्हें बता रहे हैं कि हम गोइंग मैरी को लेने जा रहे हैं क्लॉकवर्क आइलैंड पर। सांजी हंस के कहता है कि उसॉप मेरे दोस्त, हम नामी को लेने जा रहे हैं, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को। तभी जोरो कहता है कि ओए उसॉप, इस कुक को बोल दे मैं बस अपनी तलवार लेने जा रहा हूँ, जो कि मेरे से गोइंग मैरी पर छूट गई है। तभी हम देखते हैं अकीस को, जो कि अपने बक्से को निहार रहा है, और उसॉप उससे पूछता है कि आखिर ये बक्सा इतना खास क्यों है? तुमने चलती हुई नाव इस बक्से के लिए रुकवा दी, और उसी की वजह से हम पकड़े गए। अकीस कहता है
कि ये बहुत ज़्यादा खास है। तब वो उस बक्से पर लगी चाबी को घुमाने लगता है और जैसे ही वो बक्सा खुलता है उसके अंदर से एक धुन सुनाई देती है। बोरोड बताता है कि ये बक्सा अकीस के घर की आखिरी निशानी है। लूफी कहता है कि आखिरी निशानी, इसका क्या मतलब है? आखिरी निशानी से मतलब ये है कि अकीस अनाथ है और वो बीच समुद्र में बहता हुआ मिला था इसी बक्से के साथ, और तब से वो उसके साथ ही है, यानी कि अकीस उसके छोटे भाई जैसा है। बोरोड की ये बातें सुनकर लूफी को कहीं ना कहीं शैंक्स की याद आ जाती है। तभी अकीस चिल्लाता है और कहता है कि देखो, मैंने बोला था कि बोरोड को हवा की नॉलेज है और उसकी वजह से हम यहाँ पर पहुँच गए। ये रहा क्लॉकवर्क आइलैंड। सारे लोग बोलते हैं कि क्या ये है क्लॉकवर्क आइलैंड? ये तो बड़ा ही अजीब है, आखिर ये कितना ऊंचा है? बोरोड कहता है कि हाँ यही है क्लॉकवर्क आइलैंड। और इतना अजीब क्यों है? ध्यान से देखो, ये एक पुर्जे की तरह है, बिल्कुल जैसे घड़ी में पुर्जा होता है, बिल्कुल वैसा ही। और दुनिया की सारी घड़ियाँ क्लॉकवर्क आइलैंड के कारीगरों की देन है। यहाँ पर हम देखते हैं क्लॉकवर्क आइलैंड के अंदर बियर किंग को, जो कि बैठा है अपने कार्ड पायरेट्स के बेस में। और यही है बियर किंग, कार्ड पायरेट्स का मालिक, उनका कैप्टन, जो कि लड़ रहा है अपने सामने मौजूद 2 इंजीनियर्स को। और ये 2 इंजीनियर्स कोई मामूली इंजीनियर्स नहीं है, ये इस पूरे आइलैंड के सारे कारीगरों के मालिक हैं, इनके मास्टर्स। और बियर किंग इन्हें लड़ता हुआ कहता है कि और कितना समय लगेगा। और तब वो 2 इंजीनियर्स डरते हुए कहते हैं कि आप हमारे ऊपर 7 साल से हुक्म चला रहे हैं और हमारे कारीगर आपको वो हथियार बना के दे रहे हैं जो आपको चाहिए, वो भी हमारे घड़ियों के पुर्जों का इस्तेमाल करके। और उन सारे हथियारों ने ना जाने कितने मासूमों का खून बहा दिया जो कि हमने बनाए हैं। लेकिन अब आप ऐसे हथियार की डिमांड कर रहे हैं जो कि बनाना बहुत ही गलत है। इतना अजीब हथियार जो एक बार में 100 लोगों की जान ले ये हमारी उसूलों के खिलाफ है। तब बियर किंग उन दोनों को डराने के लिए उनके ऊपर बंदूक चलाता है, जो कि पुर्जों से बनी है, यानी कि उन्हीं के कारीगरों ने उसे बनाया है। और वो कहता है, क्या तुमने मुझे नरूटो का विलन समझा है, जो ऐसी मीठी मीठी बातों से मैं पिघल जाऊंगा? और 1.5 साल से तुम कहते आ रहे हो कि वो हथियार बस बन ही गया। तब वो 2 इंजीनियर्स कहते हैं कि हाँ, वो बस बन ही गया, बस उसे पूरा करना बाकी है, थोड़ा सा ही बाकी है। तब बियर किंग कहता है, तो पूरा करो उसे, वरना तुम जानते हो कि मैं क्या करूंगा। इस आइलैंड की चेतना चाबी को मैं निकाल दूंगा, और एक बार चेतना चाबी निकल गई तो जानते हो ना इस आइलैंड का क्या होगा? ये पुर्जों से बना हुआ आइलैंड ढह जाएगा। तब वो 2 इंजीनियर्स डरते हुए कहते हैं कि ठीक है, हम उस पर काम करते हैं और जल्द से जल्द उसे बनाकर देते हैं। उन दोनों के जाने के बाद वहाँ पर वो मोटा कैनन बोल्ट और वो सुंदर कन्या आ जाते हैं और वो नामी को लाकर बियर किंग को देते हैं और कहते हैं कि बियर किंग, देखो समुद्र से हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, एक दुल्हन। बियर किंग नामी को देखता है और नामी जिस तरीके से बियर किंग उसे देख रहा है वो डर जाती है। फिर बियर किंग कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखियो क्या कर रहा, देखियो क्या कर रहा, देखियो क्या कर रहा, देखियो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा। नामी कहती है कि नहीं, मुझे ज़्यादा बाल वाले लोग अच्छे नहीं लगते। बियर किंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं शेव कर लूँगा। फिर नामी कहती है कि मुझे कमज़ोर लोग भी अच्छे नहीं लगते। फिर बियर किंग कहता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। नामी कहती है कि अगर तुम इतने ताकतवर हो तो क्या तुम लूफी को हरा सकते हो? बियर किंग कहता है कि लूफी कौन है? तब वो मोटा कैनन बोल्ट बताता है कि लूफी एक लड़का है जो कि हमको समुद्र में मिला था और ये लड़की उन्हीं की टोली में से है। वो लूफी का पोस्टर बियर किंग को दिखाता है और वो कहता है कि यकीन नहीं होता, नेवी पागल हो गई है। इस पिद्दी के ऊपर 30 मिलियन बैरी का इनाम। ईस्ट ब्लू में सबसे ज्यादा बाउंटी तो आरलोंग की थी, 20 मिलियन। आरलोंग इस वक्त झक मार रहा है क्या? यहाँ पर हम देखते हैं लूफी को, जो कि इस आइलैंड को देखकर बहुत ज्यादा खुश है और कहता है कि इस आइलैंड पर हम चढ़ेंगे कैसे? उसॉप कहता है कि जाहिर सी बात है लूफी, इस आइलैंड पर इतनी सारी सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करके हम ऊपर पहुंचेंगे क्लॉकवर्क आइलैंड पर। तब बोरोड कहता है कि नहीं, ये सोचने की गलती मत करना, ये सीढ़ियां एक छलावा है जो कि दुश्मनों से इस आइलैंड को बचाती है। इस आइलैंड पर जाने का तरीका कुछ और ही है और वो है एक लिफ्ट, जो कि दिन में एक ही बार खुलती है, शाम को। हमें शाम होने का इंतजार करना पड़ेगा। अरे ये मजाक नहीं है, तुम लोग सच में इससे जा रहे हो? मैंने बोला कि ये सीढ़ी जानलेवा है, ये ऊपर तक नहीं पहुंचाएगी, बस छलावा है।
सांजी और जोरो कहते हैं कि हाँ हाँ समझ गए, हम इससे ही जा रहे हैं। तब बोरोड और अकीस उन्हें रोकने आते हैं और कहते हैं कि तुम सब मरोगे अगर तुम इधर से जाओगे तो। और तभी अचानक से वो सीढ़ियाँ गायब हो जाती है और सब लोग पीछे की तरफ फिसलने लगते हैं। और तभी सांजी देखता है कि सामने से पानी आ रहा है। वो पानी आकर उन सबको नीचे बहा कर ले जाने लगता है। लेकिन तभी लूफी देखता है कि पीछे तो कांटे बिछे हैं और वो अपने हाथों का इस्तेमाल कर कर जैसे तैसे सबको बचा लेता है। लेकिन तभी वो देखता है कि आगे से पत्थर और आ रहे हैं। सांजी बोलता है कि ठीक है, इन पत्थरों को मैं देखता हूँ, और वो लात मारकर उन पत्थरों को तोड़ देता है। और फिर जोरो उन सभी सीढ़ियों को उखाड़ देता है जिससे सारा पानी नीचे गिर जाता है और वो सारे लोग एक छलावे को रास्ता बनाकर ऊपर पहुंच जाते हैं क्लॉकवर्क आइलैंड पर। जैसे ही वो लोग ऊपर पहुंचते हैं, लूफी बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि वो देखता है कि इतनी ऊंचाई पर भी घर हैं, इतनी ऊंचाई पर भी लोग रहते हैं, बिल्कुल आम आइलैंड की तरह। और ये पूरा एक गांव है जो कि देखने में बहुत ज्यादा सुंदर है। और तब अकीस बताता है कि ये है क्लॉकवर्क आइलैंड, यानी कि समय का द्वीप। दुनिया की सारी घड़ियां यहीं की देन है, यहीं से उनका जन्म हुआ और यहीं से उन्होंने दुनिया को समय बताया। उस अब देखता है कि क्लॉकवर्क आइलैंड तो उसके गांव से भी ज़्यादा बड़ा है। पवन चक्कियाँ और ऊंची ऊंची इमारतें, ना जाने यहाँ पर क्या क्या है। लेकिन अकीस की नज़र जाती है सबसे ऊपर कार्ड पायरेट्स के बेस पर, और वहाँ पर लगी है वो घड़ी, दुनिया की बेशुमार हीरे से बनी घड़ी जो कि सबसे ज़्यादा कीमती है, जो कि उसके भाई का सपना है उसे चुराना। तभी उसॉप अपनी दूरबीन से देखता है कार्ड पायरेट्स की बेस की छत के ऊपर, वहां पर गोइंग मैरी है और वो चिल्लाकर सबको बताता है कि मैरी वहां पर है। लूफी कहता है तो चलो देर किस बात की, लेके आते हैं अपनी मैरी को। बोरोड कहता है कि हाँ, और मुझे वो घड़ी भी चुरानी है। तभी जोरो और सारे लोग देखते हैं कि सांजी के सारे पैर के नाखून टूट गए हैं क्योंकि उसने उन पत्थरों को लात मारी थी, और वो भी उसके बिना शूज के, क्योंकि शूज तो गोइंग मैरी पर है। सांजी कहता है कि ये कुछ नहीं है, डरो मत। कुछ समय बाद हम देखते हैं स्ट्रॉ हैट की टोली को, जो कि इधर ऊपर आकर भी शॉपिंग कर रही है, कपड़ों की और खाने की। वो बिना पैसे दिए ही दुकान से चले जाते हैं और पैसे बोरोड और अकीस को भरने पड़ते हैं। अकीस कहता है कि लगता है बड़े भाई मुझे इन्हें पकड़ना ही नहीं चाहिए था। बोरोड कहता है कि हाँ, ये पहली मछली है जो मालिक को ही नुकसान दे रही है। फिर वो दुकान से बाहर चले जाते हैं और देखते हैं रास्ते में एक एंटीक शॉप है। जब वो उसके अंदर झांकते हैं तो उन्हें चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आती है। वो उसके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ पर कारीगरी एकदम कमाल है। लूफी कहता है कि ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, सच में ये जगह क्लॉकवर्क आइलैंड सच में आलीशान और बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और लूफी की ये बात सुनते हैं एंटीक शॉप के अंदर बैठे दो लोग, और ये लोग वही हैं, दो चीफ इंजीनियर्स। और लूफी की ये बात सुनकर वो जवाब देते हैं कि अगर तुम्हें इस आइलैंड के इतिहास के बारे में पता होता तो तुम ऐसी बात कभी नहीं करते कि आइलैंड मज़ेदार और आलीशान है। तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, पहले जानो कि आइलैंड पर क्या चल रहा है। लूफी कहता है कि क्या चल रहा है इस आइलैंड पे? क्या चल रहा है इस आइलैंड पे? मैं बताता हूँ तुम्हें क्या चल रहा है, वो इंजीनियर कहता है। और फिर उसकी वाइफ बताती है कि ये देखो, ये घड़ी को तो तुम पहचान गए होगे, दुनिया की सबसे कीमती बेशुमार हीरे से बनी घड़ी। ये हमने इस आइलैंड और हमारे नए पैदा होने वाले बच्चे के लिए बनाई थी। लेकिन तभी वो कमबख्त कार्ड पायरेट्स और उसका परिवार इधर आ धमका और उसने इस घड़ी को चुरा लिया, और घड़ी के साथ साथ इस आइलैंड के सबसे ऊपर, जहाँ पर इस आइलैंड की चेतना चाबी है, उधर ही अपना बेस बना लिया। और अब चेतना चाबी उसकी हो गई, यानी कि वो इस आइलैंड का राजा बन गया, क्योंकि जिसके पास चेतना चाबी होती है वो उस आइलैंड को कभी भी तबाह कर सकता है उस चाबी को निकाल कर। ये आइलैंड एक घड़ी के पुर्जे जैसा है, इसलिए इस आइलैंड की एक चेतना चाबी है। वो चेतना चाबी उसके कब्जे में है और वो हमें धमकाता है कि अगर हमने हमारे कारीगरों से उसके लिए हथियार नहीं बनवाए तो वो चेतना चाबी को निकाल देगा और दुनिया में मशहूर समय का द्वीप ढह जाएगा। बोरोड कहता है कि आप वही दो लोग हो जिन्होंने वो घड़ी बनाई है, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इनफैक्ट जो मेरे दोस्त हैं ये आइलैंड पर इसलिए आए हैं ताकि ये इस आइलैंड को छुड़ा सकें कार्ड पायरेट से। उसॉप कहता है कि हाँ, बोरोड घड़ी को भी चुराने आया है। बोरोड कहता है कि मेरा दोस्त मजाकिया है, ये मजाक करता रहता है। वो दो लोग कहते हैं अगर तुम उस घड़ी को चुराना चाहते हो तो चुरा सकते हो, अब हमें उससे कोई लगाव नहीं क्योंकि सबसे कीमती चीज़ हम खो चुके हैं। लेकिन प्लीज़ तुम कार्ड पायरेट से पंगा मत लेना, क्योंकि उनसे पंगा लोगे
तो तुम्हारा भविष्य नहीं बचेगा। तुम अभी जवान हो, तुम्हें आगे चल के बहुत कुछ करना है और तुम तो मुसाफिर भी हो। जिसे सुनकर लूफी कहता है कि अगर हम मौत से डर जाएंगे तो भविष्य में आगे चल के कुछ करेंगे कैसे। आप दोनों चिंता मत करो, वैसे भी कार्ड पायरेट से हमें कुछ पर्सनल काम भी है और मेरे दोस्त बोरोड ने सही कहा, हम इसीलिए आए हैं। और फिर वो लोग एंटीक शॉप को छोड़कर आगे बढ़ने लग जाते हैं कार्ड पायरेट्स के बेस की तरफ। और जाते जाते अकीज अपना बक्सा भूल जाता है, जिसे उठाते हैं वो दो इंजीनियर्स और बोलते हैं कि लगता है उन लोगों का सामान रह गया। हमें उन लोगों की बहुत चिंता हो रही है, वो लोग कार्ड पायरेट से लड़ने गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कार्ड पायरेट्स के बेस को और यहाँ पर नामी हंस रही है क्योंकि उसने सारे कार्ड पायरेट्स को जुए में हरा दिया है। और वो कहती है कि तुम लोग तो इसमें बिल्कुल बच्चे हो, क्या तुमने आज से पहले कभी ये खेला नहीं है क्या। फिर कार्ड पायरेट्स का एक आदमी कहता है कि हम ये रोज खेलते हैं, लेकिन तुम ये कब से खेलती आ रही हो, तुम इसमें काफ़ी ज़्यादा माहिर हो। नामी कहती है कि ये वो बचपन से करती आ रही है और इसमें कुछ खास नहीं है, तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं आता। और तभी वो सुंदर कन्या खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे कुछ काम याद आ गया। और अचानक से वो अपने कपड़े उतारने लगती है और फिर वो एक लिक्विड में बदल जाती है और नल का इस्तेमाल कर कर कहीं चली जाती है। नामी ये देखकर कहती है कि नहीं, वो भी एक डेविल फ्रूट यूजर है। और तभी वो मोटा कैनन बोल्ट वो भी साइकिल से उसके पीछे पीछे चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं बाकी सारे लोगों को जो कि यहाँ की हवा का इस्तेमाल कर कर ऊपर की ओर आ रहे हैं कार्ड पायरेट्स के बेस में। उसॉप कहता है कि ये तो बिल्कुल एरोप्लेन की तरह है। तभी अचानक से लूफी अपना वही खिलौना निकालता है और जब वो उसमें चाबी घुमाता है तो वो स्टार्ट नहीं होता। तो फिर अकीस उसे लेता है और तुरंत अपनी जेब में से स्क्रू ड्राइवर निकालता है और उसे ठीक करने लगता है। उसॉप कहता है कि मैं भी एक मैकेनिक हूँ छोटा मोटा, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा माहिर हो इसमें। बोरोड कहता है कि मेरा भाई किसी भी पुर्जे वाली चीज़ को ठीक कर सकता है और ऐसा करना उसे किसी ने नहीं सिखाया, ये शायद उसका गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। और अकीस सच में उस खिलौने को ठीक कर देता है। लूफी कहता है कि तो पहले से भी तेज चल रहा है, तुम तो कमाल हो यार। तभी अचानक से उड़ते उड़ते पास में पहाड़ी की एक नल से वो सुंदर कन्या बाहर आ जाती है अपने इंसानी रूप में, जिसे देखकर सांजी कहता है कि देखो वो आ गई। लेकिन उसके साथ आया है वो मोटा कैनन बोल्ट जो कि सांजी और बाकी सारे लोगों पे अपनी बॉल से हमला करता है। अब ये सुधरेगा कब। सबको बॉल से बचाने के लिए सांजी कूदता है और बॉल पे लात मारता है, लेकिन तभी उसे पता लगता है कि ये तो कांटे वाली बॉल्स है और उसका घायल पैर और घायल हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है और उसे कोई भी नहीं बचा पाता। वो लोग सांजी को ले आते हैं कार्ड पायरेट्स के बेस में और उसे बांधकर पटक देते हैं नामी के आगे। और नामी कहती है कि ये तुम्हें क्या हो गया, ये हालत तुम्हारी किसने करी। तभी वहां पर बियर किंग आता है और कहता है कि मैं कितना दयावान हूँ, चाहता तो मैं इसको मार सकता था, लेकिन ये तुम्हारा दोस्त है और मैंने इसको नहीं मारा क्योंकि हम शादी करने वाले हैं और शादी में तुम्हारी एक दोस्त का होना ज़रूरी है। तब नामी डरते हुए कोप करने के लिए बोलती है कि तुम बहुत ताकतवर हो और मैं तुमसे ही शादी करूँगी, लेकिन दिक्कत यह है कि शादी जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है और ऐसे ही नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, ऐसे ही नहीं कर सकते। तो बियर किंग कहता है और अपने एक साथी को ऑर्डर देता है, ओ स्कंक तुम समझ गए ना क्या करना है। और फिर उसका साथी स्कंक बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, और वो उड़ता हुआ कहीं चले जाता है, बड़े अजीब तरीके से पर चला जाता है कहीं दूर। और नामी रोकती है, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। यहाँ पर सारे लोग आ चुके हैं कार्ड पायरेट्स के बेस के बाहर अपनी गोइंग मैरी को वापस लेने के लिए। और तभी उसॉप कहता है कि नहीं, हमने सांजी को जाने दिया, चाहते तो उसे बचा सकते थे अगर हम थोड़ी और कोशिश करते। तभी अकीस कहता है कि हाँ, अगर मेरा भाई बोरोड होता और मेरे साथ ऐसा कुछ होता तो वो मुझे कैसे भी करके बचा लेता। और ध्यान से देखो, उसका तो एक हाथ भी नकली है, पुर्जों से बना हुआ। उसॉप कहता है कि तुम इस बात को इतने गर्व से क्यों कह रहे हो, इतना खुश क्यों रहे हो, तुम अपने भाई पर एक बोझ हो, तुम उम्मीद क्यों करते हो कि कोई तुम्हें बचाने आएगा। अकीस कहता है कि तुम कम बोलो थोड़ा, मेरा भाई मुझे इसलिए बचाता है क्योंकि मैं छोटा हूँ अभी। लूफी चिल्ला के कहता है, तो सब तैयार हैं अंदर जाने के लिए। सब कहते हैं हाँ हम तैयार हैं। तभी लूफी कहता है कि अकीस एक काम करो, तुम यहीं पर रुको। अकीस कहता है कि क्यों। लूफी कहता है मैं किसी को बोझ बना के ऊपर नहीं ले जाना चाहता। और ये बात अकीस समझ जाता है कि वो अब किसी पर बोझ है।
लूफी कार्ड पायरेट्स के बेस के गेट को तोड़ देता है और कहता है, कार्ड पायरेट्स, तुम्हारे बेस के अंदर असली पायरेट्स घुस आए हैं। ये सब क्या है? वहां पर आर्मी खड़ी होती है हथियार लिए। लूफी कहता है, जोरो, क्या तुम आओगे मदद करने के लिए? जोरो ये सुनता है और भाग कर आता है और जितनी भी सारी आर्मियों ने पकड़ पकड़ कर हवा में फेंकने लगता है और एक आदमी से उसकी तलवार भी ले लेता है। और ये देखकर आर्मी और डर जाती है कि आखिर ये है कौन। और उसको ऐसे लड़ाई करता हुआ देख रहा है एक और आदमी कार्ड पायरेट्स के बेस के अंदर से, और वो है ये, जो दिखने में सस्ता जोकर है। बड़ा ही अजीब है। वैसे अजीब से याद आया बियर किंग, जो कि बहुत ज्यादा खुश लग रहा है। लगता है इसकी कोई लॉटरी लग गई है, क्योंकि अभी अभी इसके नौकरों ने आके बताया कि इसकी बरसों की तमन्ना पूरी हो चुकी है। यानी कि वो हथियार जिसकी इच्छा इसको बहुत टाइम से थी, वो पूरा हो चुका है। वो कहता है कि आखिर उन इंजीनियर्स ने अपना वादा पूरा किया और इसको बना ही दिया। अब मैं समुद्र पे राज करूंगा और क्या पता कि वो वन पीस भी मुझे मिल जाए। अब इस चीज को लेकर मैं ग्रैंड लाइन जाऊंगा। इधर सांजी कहता है, नामी जी, मैं आपको अकेला बचाना चाहता था। नामी कहती है, क्या सच में? सांजी कहता है, हाँ, मैं आपको अकेला बचाना चाहता था और फिर आप मुझे गले लगा लेती प्यार करके। ये सुनकर नामी कहती है, अच्छा हुआ तुम मुझे बचाने नहीं आए। तभी वो बियर किंग आता है और कहता है, ओए तू मेरी मंगेतर से क्या बातें कर रहा है? तब सांजी कहता है, अबे ओए मोटे, ये नामी मेरी प्री बुकिंग है। ये सुनकर और जलकर बियर किंग का वजन 50 ग्राम कम हो जाता है और वो गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, अबे ओए, अगर तुम दोस्त भी हो तो आज के बाद नहीं रहोगे। और वो सांजी को दूर फेंकता है गुस्से में आकर। और फिर वो मोटा कैनन बोल्ट सांजी के ऊपर पैर रखता है और कहता है, तुझे हमारे कैप्टन के सामने अपनी जबान कम चलानी चाहिए। सांजी कहता है, अबे ओए सुअर, ये करने का पछतावा तुझे जरूर होगा, तुझे तो मैं अलग से देखूंगा। इधर सब लोग बेस में घुसने के लिए रास्ता बना रहे हैं आर्मी को क्लियर करते हुए, लेकिन तभी सब रुक जाते हैं। उन्हें अजीब सी बदबू आने लगती है और वो देखते हैं कि एक अजीब सा इंसान उड़ता हुआ आ रहा है और वो वही है, स्कंक, जिसे बियर किंग ने भेजा है। और वो कहता है कि जरा ऊपर देखो। सब लोग ऊपर देखते हैं और वहां पर सांजी होता है, जिसे बियर किंग ने लटका दिया है जीसस की तरह। स्कंक बोलता है कि अब किसकी बारी है और तब वो अपनी गैस छोड़ने लगता है। सब लोग अपनी नाक बंद करते हैं और कहते हैं कि ये कैसी बदबू है। तब स्कंक बोलता है कि यह है डेविल गैस, इसे सूंघते ही तुम पैरालाइज हो जाओगे, कब तक रोकोगे अपनी सांस? और वो ये कहकर हंसने लग जाता है और उस गैस के आगे सब लोग अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। और अब उसॉप, जिसने ऑलरेडी अकीज के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रखी है कि कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, अकीज उसको देख रहा है कि वो भी कुछ नहीं कर पा रहा। तो उसॉप हिम्मत दिखाता है और जाता है स्कंक के लटक जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। और स्कंक डर के मारे उड़ने लग जाता है और उसॉप स्कंक को ऊपर ले जाता है। कार्ड पायरेट्स की बेस की छत पर स्कंक आखिरकार उसॉप को लात मारकर गिरा देता है और कहता है कि तुझे बहुत शौक है हीरो बनने का, तेरी वजह से मैं अपने प्लान में नाकामयाब हुआ, अब तेरा ही नंबर लेना पड़ेगा। नामी इस हालात में उसॉप को देखती है और उसे स्कंक पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहां पर पड़े हथियार से उसे मारती है, लेकिन वो बच जाता है और नामी का गला दबाने लगता है और कहता है कि मुझे पता था कि तुम शुरू से ही गद्दार हो। तभी बियर किंग आता है और वो नामी की जान बचा लेता है और कहता है, स्कंक, तुम मेरी मंगेतर के साथ क्या कर रहे थे? स्कंक बोलता है कि कैप्टन, ये धोखेबाज। बियर किंग कहता है, चुप रहो और इधर से चले जाओ। इधर सारे लोग सीढ़ियों तक तो पहुंच गए हैं और रास्ता क्लियर करते हुए और भी ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं छत पर। तभी वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एक बहुत बड़ी चीज घूम रही है। पोरोड बताता है कि यही है वो चेतना चाबी जिसके बारे में वो इंजीनियर्स बात कर रहे थे। लूफी कहता है, अच्छा तो यही है वो चीज, लेकिन हमें इससे क्या, हमें ऊपर जाना है, सब लोग ऊपर चलो। वो लोग ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से कोई बुरा आदमी अकीज के ऊपर हमला कर देता है। बोरोड ये देखता है और उस आदमी की चटनी बना देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अकीज, क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी वो लोग लॉक हो जाते हैं और पता लगता है कि ये सब तो एक जाल था उन्हें फंसाने के लिए, और अब वो इस पुर्जे से बने रूम में पिसने वाले हैं। बोरोड कहता है, अकीज मेरे भाई, क्या तुम ठीक हो? अकीज कहता है,
बुरुड़, आखिरकार मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी गई, जैसा कि उस उसाप ने बोला था। और तब अकीस बेहोश हो जाता है। बोरोड अकीस को उठाता है और वहां पर रखने वाला होता है जहां पर वो ट्रैप नहीं है, जहां पर वो पिसने नहीं वाले। तभी जोरो कहता है, ओए तुम्हारा इरादा क्या है, तुम करने क्या वाले हो? तब बोरोड कहता है कि मैं अकीस को यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ। वो काम अकेले ही करने जा रहा हूँ जिसके लिए मैंने तुम्हारी शिप चुराई थी। लूफी कहता है, क्या 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 क्या? वो तुम थे, तुमने हमारी शिप चुराई? बोरोड कहता है, हाँ मैं वही था जिसने तुम्हारी शिप चुराई, ताकि तभी जोरो कहता है, ताकि हम तुम्हारे साथ आएं और तुम्हारी मदद करें ये घड़ी चुराने में, है ना? बोरोड कहता है, नहीं, मेरा वो इरादा नहीं है। घड़ी चुराना कभी मेरा मकसद ही नहीं था। मैं तो बस ये सब अकीस के लिए कर रहा हूँ। लूफी कहता है, अकीस के लिए? इन सब से अकीस का क्या रिश्ता है? तब बोरोड बताता है कि क्लॉकवर्क आइलैंड ही अकीस का घर है और मैं चाहता था कि तुम सब लोग इस आइलैंड को आज़ाद कर दो कार्ड पायरेट से, क्योंकि मैंने सुना है कि तुमने आर्लोंग को हराया है, लेकिन लगता है कि तुम सब मिलकर भी कार्ड पायरेट्स को नहीं हरा पाओगे। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं वापस ना लौटूं तो प्लीज़ अकीस को ले जाना इस आइलैंड से और अपने साथ ही रखना। मैंने फालतू में तुम लोगों की शिप चुराई और उसको कार्ड पायरेट्स के बेस में रख दिया। कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। और वो ये कहकर चला जाता है। वो दोनों कहते हैं, सुनो एक बार बात तो सुनो। लेकिन बोरोड किसी की सुनने को राजी नहीं है। वो वहाँ से चला जाता है। तब जोरो कहता है, अरे यार इस बच्चे का भी ख्याल हमें ही रखना पड़ेगा। लूफी कहता है, वो सब तो ठीक है जोरो, क्या तुम इसे जानते हो? जोरो अपना सर घुमाता है और सामने देखता है कि सामने एलिवेटर से वो सस्ता जोकर आ रहा है। और वो कहता है कि जोरो, कितने समय बाद हम मिले, क्या तुम मुझे भूल गए? जोरो कहता है, क्या हम पहले मिल चुके हैं? लेकिन इस बात का जवाब वो सस्ता जोकर अपने नुकीले डार्ट फेंक कर देता है और कहता है कि ये लो, अब इससे बच के दिखाओ। लूफी अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि नहीं, ये हमें लग जाएंगे। और बहुत टाइम हो जाता है, वो डार्ट्स उन्हें लगते नहीं हैं। लूफी अपनी धीरे धीरे आंख खोलता है और देखता है कि वो सारे डार्ट्स जोरो ने अपने शरीर पर ले लिए हैं। और जोरो कहता है कि लूफी, तुम उस दीवार को गिरने मत देना, मैं इससे निपटता हूँ। और वो सस्ता जोकर ये सब देखकर बोलता है कि जोरो, आज भी तुम्हारा रुतबा गया नहीं है। तुम अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। तभी जोरो कहता है कि मेरा कैप्टन है, अगर मैंने इसकी जान नहीं बचाई तो किसकी बचाऊंगा? लूफी, बस थोड़ी देर और पकड़ के रखो दीवार को, मैं इस कचरे को साफ कर कर आता हूँ। तभी वो सस्ता जोकर कहता है कि जोरो, माना कि तुम बहुत ताकतवर हो, लोग तुम्हें पायरेट हंटर बुलाते हैं, लेकिन जहर तो इंसान के ऊपर काम करता है ना, और तुम भी इंसान ही हो, कोई शैतान नहीं। तो ये जहर तुम्हारे ऊपर भी काम करेगा जो कि उस डार्ट में लगा है। अभी कुछ पल में तुम बेहोश हो जाओगे और धीरे धीरे मौत की तरफ। और तभी जोरो उस पर हमला करता है, लेकिन वो एलिवेटर का गेट लगाकर धोखे से बच जाता है और मौका मिलते ही उसके पेट में तलवार घुसा देता है। लूफी चिल्लाता है, जोरो नहीं। वो इस हालत में जोरो की मदद नहीं कर सकता और वो सस्ता जोकर घायल पड़े हुए जोरो को वहां से उठाकर एलिवेटर से ऊपर ले जाता है और लूफी से कहता है कि तुम तो यहीं पर पिस कर मरोगे। यहाँ पर आंख खुलती है उसॉप की और वो देखता है कि सांजी और जोरो दोनों उसकी तरह लटके हुए हैं। वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक मिनट, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर तो सिर्फ सांजी था। और बियर किंग नामी को दिखा रहा होता है कि देखो, तुम्हारे सारे दोस्त शादी में इनवाइटेड हैं। और कहता है कि साथियों, चलो एक काम करो, हमने हथियार तो बना लिया लेकिन अब तक उसे टेस्ट नहीं किया है, तो देर किस बात की, इन पर चलाओ और दिखाओ कि हथियार चलता भी है या नहीं। तभी नामी बियर किंग के सर पर अपना जूता रखती है और कहती है कि बस, मैंने बहुत झूठ बोल लिया, मैं तुम जैसी बाल की दुकान से शादी नहीं करूंगी। और खबरदार, मेरे दोस्तों को तुमने हाथ भी लगाया तो बहुत समय से तुमने परेशान कर दिया और तुम जानते हो तुम्हारे मुंह से कितनी गंदी बदबू आती है। तुमसे शादी करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊंगी। बियर किंग तभी नामी को मारता है और दूर फेंक देता है और कहता है, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। साथियों, आज मेरे दिल टूटने पे एक जश्न होगा जिसमें इन लोगों के साथ साथ अब ये लड़की भी मरेगी। यहाँ पर लूफी अभी भी अपनी जान बचा रहा है उस ऊपर की दीवार को पकड़कर।
तभी अकीस जाग जाता है और वो कहता है, बोरोड, बोरोड कहाँ पर है? लूफी उसे बताता है कि वो ऊपर गया है। और अकीस, एक काम करो, इधर कोई बटन ढूंढो जिससे ये ट्रैप बंद हो जाए। लेकिन अकीस बिना लूफी की बात सुने बोरोड को ढूंढने चला जाता है। अकीस, तुम कहाँ पर जा रहे हो? मुझे छुड़ा कर तो जाओ। और यहाँ पर मीशो से ऑर्डर करा हुआ रणबीर कपूर मतलब बियर किंग तैयार है सब लोगों को एक ही बार में उड़ाने के लिए अपने नए हथियार से। और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। 3, 2 और 1। तभी सारे लोग देखते हैं कि नीचे से एलिवेटर आ रही है। लेकिन सारे लोग तो यहीं पर हैं, एलिवेटर को कौन इस्तेमाल कर रहा है? धीरे धीरे एलिवेटर ऊपर आती है। बियर किंग देखता है कि उसके अंदर बोरोड है। वो कहता है, अबे तू? बोरोड कहता है, हाँ मैं। और बियर किंग, माफ करना, मैंने तुम्हारी बेसमेंट से सारे डायनामाइट चुरा लिए हैं और अब तुम सब मेरे साथ मरोगे यहीं पर। बोरोड खान, तेरा आइडिया अच्छा है, लेकिन शायद तू भूल चुका है बेवकूफ, हम चेतना चाबी के ऊपर खड़े हैं। अगर तूने इधर फटने की कोशिश करी तो तू जानता है क्या होगा। तेरी एक गलती से पूरा आइलैंड तबाह हो जाएगा। बियर किंग की ये सब बातें बोरोड को सोच में डाल देती है कि अब क्या होगा। उसने गलत प्लान बना लिया। लेकिन तभी उसे बातों में उलझाकर बियर किंग उस पर हमला कर देता है। ये ले साले, मुझे तू उड़ाने की बात करता है, ये ले। वो सस्ता जोकर कहता है, जब तुम ताकतवर हो जाओ, जब हमारे कैप्टन से लड़ने के लिए आ जाना। ओह माफ करना, अब तुम नहीं आ पाओगे क्योंकि तुम मरने वाले हो। तभी आवाज आती है कि अबे ओए, मुंह पर टूथपेस्ट लगाने वाले, अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़। वो सस्ता जोकर देखता है कि ये एक छोटा सा बच्चा है। क्या कहा? टूथपेस्ट? ये मेरा मेकअप है। तू तो गया। ये ले चूजे। यहां पर लूफी पूरी तरह से दब चुका है और वो कहता है, इस अकीस के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी वहां पर वो खिलौना गिरता है जो कि लूफी का है। लूफी को याद आता है, मैंने इसको अकीस से वापस नहीं लिया था। ठीक करवाने के बाद वो देखता है कि ये पूरी तरह से टूट गया है, वो खिलौना जो कि उसे शैंक्स ने दिया था। ये देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर उस दीवार को पूरी तरह से ऊपर की तरफ धक्का देता है और छत पर मौजूद सारे लोग डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। पूरी बिल्डिंग हिल रही है और ऊपर से एक के बाद एक सारे फ्लोर हटते जा रहे हैं और सारे फ्लोर हटाने के बाद एक छेद में से लूफी ऊपर की तरफ आता है और कहता है, अकीस तुम कहां पर हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलौने को तोड़ने की? बियर किंग कहता है, अबे तू कौन है? उसॉप चिल्लाता है, लूफी देखो हम यहाँ पर हैं, हमें बचाओ। लूफी कहता है, हाँ हाँ ठीक है, आते ही रोना चालू कर दिया, बचा लेंगे। अरे ये ज़मीन पर क्या पड़ा है? ये तो लगता है दिवाली का बॉम्ब है, चलो मैं इसे जला देता हूँ। सब लोग कहते हैं, अबे अबे ये क्या कर रहा है, ये खतरनाक है। लूफी कहता है, अच्छा ये खतरनाक है क्या? ये लो फेंक दिया। अरे वहां पर नहीं फेंकना था। सब लोग कहते हैं, यकीन नहीं होता, इस बेवकूफ ने खुद के ही साथियों को उड़ा दिया। वाह क्या धमाका था, मजा आ गया। वैसे तुमने क्या कहा, खुद के ही साथियों को? क्या? बोरोड और अकीस कहते हैं, अरे पागल, तुमने खुद के ही दोस्तों को उड़ा दिया। धुएं के अंदर से सारे लोग बाहर आते हैं। उसॉप कहता है, ये बम किसने फोड़ा? सांजी कहता है, अच्छा हुआ बम फोड़ा, बच गए हम। लूफी कहता है, अब बच तो गए, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे अगर मर जाते तो? उसॉप के दिखते ही वो स्कंक उसॉप के पीछे वापस पड़ जाता है। उसॉप भागते हुए कहता है, अरे मैंने इसका क्या बिगाड़ा, ये मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है जब से? दूसरी तरफ सांजी जाता है सबसे इंपॉर्टेंट काम करने के लिए, नामी को बचाने के लिए। लेकिन तभी वहां पर ये महाशय भी आ जाता है। सांजी उसको देखकर कहता है कि बेटा अब तो तू गया। वो हंसने लगता है और कहता है, जरा अपनी हालत देखो, ऐसे हराओगे मुझे? सांजी कहता है, अबे तेरी तो। तभी उसके मुंह पे एक जूता आके पड़ता है। वो कहता है, ये क्या है? वो देखता है कि ये तो उसका जूता है। असल में ऊपर से उसॉप ये सब फेंक रहा है। तभी वो स्कंक वापस उसके पीछे पड़ जाता है।
उसॉप कहता है कि अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तो ये लो आप अंडा खाओ। वो स्कंक चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुमने मेरी आंखों में क्या डाल दिया। तब उसॉप कहता है कि यह जहरीली गैस छोड़ने का नतीजा है। और फिर उसॉप जोरो की तलवारें भी गोइंग मैरी से नीचे फेंक देता है, जो नामी पकड़ लेती है। जोरो भागता हुआ आता है अपनी तलवारें लेने के लिए और वो सस्ता जोकर उसे रोकता है, क्योंकि वो जानता है कि एक बार जोरो के हाथ में तलवार आ गई तो ठीक नहीं होगा। वो अपनी तलवार से पीछे से जोरो पर एक बार फिर से हमला करता है, लेकिन जोरो तुरंत अपनी तलवारें लेकर बच जाता है और कहता है कि अब मुकाबला टक्कर का होगा। वो सस्ता जोकर मन में कहता है कि नहीं, ये नहीं होने देना था। यहाँ पर लूफी बियर किंग पर अपना स्पेशल गैटलिंग अटैक कर रहा है और बियर किंग कहता है कि देखो, कोई भी स्क्रैच नहीं, मेरी बॉडी स्टील जितनी मजबूत है, तुम कितने भी कोशिश कर लो इस पर एक खरोच तक नहीं आएगी, क्योंकि मैंने खाया है स्टोन फ्रूट। लूफी कहता है कि तुम तो यार कमाल हो। तभी पीछे से बोरोड और अकीस चिल्लाते हैं कि तुम उसकी तारीफ क्या कर रहे हो, वो हमारा दुश्मन है। यहाँ पर सांजी अपने जूते पहन लेता है। वो मोटा कैनन बोल्ट कहता है कि इन्हें पहनने से क्या होगा, तुम्हारे जैसा कमजोर आदमी लड़ाई नहीं कर सकता, लड़ाई करने के बारे में भूल जाओ। सांजी कहता है कि अरे यार ये फिर से शुरू हो गया, क्या तुम्हारे पास लाइटर मिलेगा? तब वो मोटा कैनन बोल्ट कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप मर जाओ मेरे हाथों। वो बॉल बनकर सांजी पर हमला कर देता है और जैसे ही सांजी के पास जाता है, सांजी उसके अंदर एक लात देता है, जिससे वो दूर जाके उड़ता है और दीवार में फंस जाता है। वो कहता है ये क्या था, और फिर सांजी वहां पर जाता है और उछल कर लात मारकर उसे नीचे गिराता है और फिर उसे और लात मारकर दूर फेंकने लगता है। जब वो दूर चला जाता है, वो कहता है कि रुको, मैं अभी वहीं पर आ रहा हूँ। ये सब देखकर अकीस कहता है कि बड़े भाई, ये पीले बाल वाला तो सच में सबसे कमाल है। और फिर सांजी उस मोटे कैनन बोल्ट की धुलाई करने लगता है, वो भी बहुत ही अच्छे से, और फिर आखिर में वो उसे हरा देता है। अकीस चिल्लाकर कहता है कि यस, उसने कर दिखाया, उस मोटे को उसने इतनी आसानी से हरा दिया। वो उससे कहता है कि मैंने तुझे तेरी हरकतों के लिए पहले ही वार्न किया था, जब तूने मेरे साथ वैसा बर्ताव किया। यहाँ पर वो सस्ता जोकर जोरो से कहता है, रोरोनोआ जोरो, मैं तुम्हारी ताकत को सराहता हूँ। मेरे जहरीले डांट खाने के बाद भी तुम सही सलामत खड़े हो, लेकिन अब ज्यादा देर तक नहीं रह पाओगे। जिस पर जोरो कहता है कि देखते हैं कौन कितनी देर तक सही सलामत खड़ा रह पाएगा। और फिर वो जोरो पर अटैक करने लगता है और जोरो भी बड़े शार्पली उसके सारे अटैक्स को डॉज करने लगता है अपनी तलवार से, और दोनों लड़ते लड़ते दीवार के एज पर आ जाते हैं और वो सस्ता जोकर जोरो को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जोरो बच जाता है। फिर वो कहता है कि अब इससे बच के दिखाओ, और वो अपने वही जहरीले डार्ट जोरो पर वापस फेंकता है, लेकिन इस बार जोरो के पास तलवार है। वो अपनी तलवार के स्लैश से उसके सारे डार्ट्स उसी की तरफ वापस फेंक देता है और वो सारे डार्ट्स सस्ते जोकर को लग जाते हैं। वो कहता है मुझे नहीं पता था कि मेरे डार्ट्स इतने चुभते हैं, पर कोई बात नहीं, चलो अब इस लड़ाई को खत्म ही कर देते हैं। जोरो कहता है कि तुमने सही कहा, चलो इस लड़ाई को खत्म ही कर देते हैं। वो सस्ते जोकर के फाइनल अटैक के आगे अपना ओनिगिरी अटैक परफॉर्म करता है और उसके बाद आखिर में वो सस्ता जोकर हार जाता है। अकीस चिल्लाकर कहता है कि भाई, उस हरे बाल वाले ने भी कर दिखाया, ये लोग तो सच में कमाल है, मैंने समुद्र से सही खजाना पकड़ लिया। अपने सस्ते साथी जोकर को देखकर वो मोहतरमा डर जाती है और वो कहती है कि नहीं, वो हम में से सबसे ताकतवर था, मुझे भागना होगा। वो नल के थ्रू अपने डेविल फ्रूट का इस्तेमाल करके भागने की कोशिश करती है, लेकिन नामी नल का रास्ता चेंज कर देती है और उसे एक बॉटल में पकड़ लेती है और कहती है कि लूफी, लगता है अब हमें सफर में पानी की कमी नहीं होगी। लेकिन हम लूफी को देखते हैं जो बियर किंग से बड़ी मुश्किल से लड़ पा रहा है। उसका कोई भी अटैक बियर किंग पर काम नहीं कर रहा। और फिर लूफी को खत्म करने के लिए बियर किंग एक रहस्यमय तरीके से अपना हाथ गर्म करता है, जिससे उसके हाथ पर मौजूद सारे बाल जल जाते हैं। लूफी कहता है ये तुमने कैसे किया? 2 सेकंड वीडियो को रोकते हैं और भाई जितने भी प्लीज़ यार महान लोग हैं जिन्हें वन पीस बहुत आगे तक देख रखा है, प्लीज़ इस चीज़ का स्पॉइलर कमेंट सेक्शन में मत देना यार, मैं खुद डिलीट कर दूंगा स्पॉइलर। तो लोगों को यार एंजॉय करने दो समय के साथ साथ, ऐसा मत करो। फिर उस आग वाले हाथ से बियर किंग लूफी पर अटैक करता है और जब लूफी उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है अपने हाथों से, तो उसका ही हाथ जल जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जब बियर किंग दोबारा उस पर अटैक करता है उसी तरीके से, तो लूफी भाग जाता है। बियर किंग कहता है ये कौन सा तरीका है लड़ाई लड़ने का, तुम मैदान छोड़कर भाग नहीं सकते।
तभी पीछे से कोई बियर किंग को आवाज लगाता है और कहता है कि ओए मोटे, इधर देख। बियर किंग पीछे देखता है तो वहां पर बोरोड होता है, जो कि उसके महा हथियार के ऊपर बैठा है, और वो कहता है कि अब मैं ये तेरे ऊपर चलाने वाला हूँ। बियर किंग कहता है कि तुम बहुत ही अनाड़ी हो, उसको चालू होने में समय लगता है, तो जब तक ये लो। और वो बंदूक चला देता है बोरोड के ऊपर, और जैसे ही गोली बोरोड की तरफ जाती है वैसे ही अकीज सामने कूद जाता है और गोली अपने सीने पर खा लेता है और दूर गिर जाता है। बियर किंग कहता है, पिद्दी कहीं का, बेफालतू में मेरी गोली के आगे आया और जान गवा बैठा। आखिर वो करना क्या चाहता था? लूफी कहता है, क्या कहा तुमने? बियर किंग कहता है, पिद्दी कहीं का, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, वो बस एक बच्चा था। और लूफी बियर किंग का गर्म हाथ पकड़ लेता है। बियर किंग कहता है, तुम्हारा हाथ वापस जलेगा। तभी लूफी उसी हाथ से पकड़कर बियर किंग को उठाता है और उसी के महा हथियार पर फेंक देता है, और बियर किंग के वजन से बिल्डिंग की छत टूट जाती है। बियर किंग कहता है, तू तो गया अब। वो पानी में से बाहर आता है और अपने टूटे हुए महा हथियार को लेता है और लूफी पर निशाना लगाकर कहता है कि अब 30 मिलियन बैरीज मेरी है। जैसे ही वो महा हथियार फायर होता है वैसे ही लूफी उस महा हथियार की गोली को पकड़ लेता है और उस गोली के साथ उड़ जाता है। सारे लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, और लूफी जल्दी से अपना पैर खंबे से बांध लेता है और वो गोली उसे बहुत दूर ले जाती है। वो चिल्लाता है कि तुम्हें बहुत शौक है ना लोगों को गोली खिलाने का, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि गोली खाना कैसा लगता है। और वो गोली बियर किंग के बिल्कुल सीने पर मारता है, जिससे बियर किंग फ्लोर तोड़कर नीचे बेसमेंट में गिर जाता है, और फिर वो चेतना चाबी भी अपनी जगह से हिल जाती है, जिससे कार्ड पायरेट्स का बेस ही नहीं बल्कि पूरा आइलैंड तबाह होने लगता है। लूफी कहता है कि नहीं, हमने ये क्या कर दिया, हमने इतने सारे लोगों की जान खतरे में डाल दी, अब ये आइलैंड तबाह होने वाला है, हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर बोरोड अकीज के पास जाता है और कहता है, अकीज क्या तुम ठीक हो, आंखें खोलो। अकीज कहता है कि तुम डरो मत, मैंने अंदर ये लगा रखा था। बोरोड कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। यहाँ पर आइलैंड के सारे लोग अपने घर इस क्लॉकवर्क आइलैंड की तबाही देख रहे हैं, और वो थोड़े दुखी भी हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि उन्हें शुरू से पता था कि आइलैंड इसकी किस्मत में ही लिखा है कि ये एक ना एक दिन तबाह होगा। इस आइलैंड को एक ना एक दिन तबाह होना ही है, वो चाबी एक ना एक दिन ज़रूर हिलेगी। इसीलिए सालों से इन्होंने अपने बैग्स पैक कर रखे हैं जिसके अंदर पैराशूट है। वो कहते हैं, क्या तुम सब तैयार हो एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए? लेकिन उसी समय उन्हें कार्ड पायरेट्स की बेस की छत पे से आवाज़ आती है। वो सब कहते हैं कि ये घड़ी, कितना साल हो गया इसकी आवाज़ सुने हुए। और उधर बोरोड और अकीज भी उस घड़ी की आवाज़ सुनते हैं। वो कहते हैं कि ये डायमंड क्लॉक बज रही है, लेकिन इसकी आवाज़ जानी पहचानी है। और इधर लूफी और बाकी सारे लोग जिनको पैराशूट वाली बात पता लग गई है, और वो भी अब अपनी जान बचाने के लिए अपनी गोइंग मैरी को पैराशूट पहना रहे हैं, उनको भी आवाज़ आती है। लूफी कहता है कि ये आवाज़ तो मैं जानता हूँ, ये तो अकीज के खिलौने की है, लेकिन उसका खिलौना तो इतना छोटा था, ये आवाज़ इतनी तेज़ कैसे आ रही है? और यहाँ पर वो दो इंजीनियर्स अकीज और बोरोड को अकीज का खिलौना ला कर देते हैं और कहते हैं कि ये लो, ये तुमसे गलती से छूट गया था। अकीज कहता है कि वो सब ठीक है, लेकिन ये डायमंड क्लॉक की आवाज़ बिल्कुल इस खिलौने जैसी क्यों है? मुझे ये बात बताओ। डायमंड क्लॉक ये तुम दोनों ने बनाई है ना? तो तुमने ये आवाज़ को चोरी कैसे किया? वो दोनों बताते हैं कि हमने आवाज़ को चोरी नहीं किया, ये धुन हमारी ही है, हमने इस खिलौने के अंदर भी वो धुन डाली थी। बोरोड कहता है, इसका मतलब ये खिलौना भी आपने ही बनाया है, तो क्या आप अकीज के मम्मी पापा हो? वो इंजीनियर लेडी बताती है कि सालों पहले जब कार्ड पायरेट्स ने हमारे इस आइलैंड पर हमला किया था, तो डर के माहौल में हमने अकीज को पानी में बहाना सही समझा, क्योंकि हम इसे गुलामी के माहौल में पालना नहीं चाहते थे, और इसके साथ ये म्यूज़िक बॉक्स भी रख दिया। और जैसे ही वो इंजीनियर लेडी ये बात बताकर ख़त्म करती है और रोने लगती है, वैसे ही वो पूरा आइलैंड चकनाचूर होके टूटने लगता है और नीचे की तरफ गिरने लगता है। और उस आइलैंड के सारे लोग अपने सालों की मेहनत, उस पैराशूट की कारीगरी, उसके कारण सही सलामत नीचे आ जाते हैं, और लूफी की शिप भी, जो कि अब उन्हें वापस मिल चुकी है। और इसी के साथ
वो मशहूर समय का द्वीप तबाह हो जाता है और सारे लोग उसकी तबाही को देखते हैं। और तब अकीज़ अपनी माँ पर चिल्लाता है और कहता है कि आपको क्या ज़रूरत थी मुझको अलग करने की, मैं भी वहीं पर रह लेता। और फिर अकीज़ रोने लग जाता है और अपनी माँ के गले लग जाता है, जिसे देखकर लूफी बोरोड को कहता है, जो कि उस आइलैंड से एक नाव मिलने के बाद उस पर सवार होकर कहीं जा रहा होता है। वो कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, हमारी शिप पर एक मेंबर की जगह खाली है, अपना सामान उठाओ और हमारी गोइंग मैरी पर चढ़ जाओ। बोरोड कहता है तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मेरा इरादा कुछ और है, मैं एक छोटा मोटा थीफ ही ठीक हूँ। तभी अकीज़ उसकी बोट पर आता है और कहता है कि छोटा मोटा थीफ नहीं, हमें दी थीफ ब्रदर्स। बोरोड कहता है इसका मतलब क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा? अकीज़ कहता है मैंने उन्हें मना लिया है क्योंकि हम सबसे बड़े चोर बनने वाले हैं। बोरोड कहता है पर वो कैसे? तब अकीज़ कहता है क्योंकि हम चुराने वाले हैं वन पीस को। अच्छा हुआ अकीज़ तुमने ये बात लूफी के जाने से पहले नहीं बोली,